देखिए स्टूडेंट, हमने कल तक पढ़ लिया था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और आवृत विधि पादपों में लैंगिक जनन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक आता है, देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की हमने आपको 3 विधियां बताई। तो उन विधियों में हम सबसे पहले कटिंग जो मेथड है उसका अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट विधि है कर्तन। देखो, इस विधि में 2 प्रकार की विधियां आती हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो आता है अपना स्टेम कटिंग, जिसे कहते हैं हम स्तंभ कर्तन, और नंबर सेकंड रूट कटिंग, जिसको कहते हैं हम मूल कर्तन। अलग अलग से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टेम कटिंग में। तो स्टेम कटिंग के अंदर क्या होता है, देखिए, इस विधि में हम एक स्तंभ का छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उस छोटे से टुकड़े को जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं। जमीन के अंदर रोपित करने से नया पौधा विकसित हो जाता है। तो स्तंभ कर्तन हमको गन्ना, गुलाब या ग्रेप्स, अंगूर के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में कर्तन की दूसरी विधि आती है रूट कटिंग, जिसे हम मूल कर्तन कहते हैं। तो इस विधि में भी देखिए, तो इस विधि में मूल का एक छोटा टुकड़ा काटते हैं और उसको जमीन में ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं, मतलब खड़ा करके लगाते हैं, और उस मूल के शीर्ष भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं, जिनसे नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मूल कर्तन हमको देखने को मिलता है सेब के अंदर और अमरूद के अंदर। यह है हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कर्तन विधि। एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि कर्तन विधि के अंदर 2 विधियां आती हैं। एक तो आता है स्टेम कटिंग और एक आता है रूट कटिंग। स्तंभ कर्तन में स्तंभ का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और स्तंभ का छोटा टुकड़ा काटकर हम उसे जमीन में रोपित कर देते हैं, जैसा गन्ना के अंदर होता है, गुलाब और अंगूर के अंदर स्तंभ कर्तन देखने को मिलता है। रूट कटिंग में मूल का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और उस टुकड़े को जमीन में ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं, ताकि उस टुकड़े से अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सकें। अब हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि दाब लगाना उसका अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं हम माउंट लेयरिंग। देखिए, दाब लगाने की इस विधि में हम किसी शाखा को मात्र पादप से अलग किए बिना उससे हम अपस्थानिक जड़ें के विकास को प्रेरित कराया जाता है और उन अपस्थानिक जड़ों से, इन कलिकाओं से नया पौधा विकसित हो जाता है। तो दाब लगाने के अंदर हम 2 तरह की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है तीला दाब। तो देखिए, तीला दाब की इस विधि में मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि में हम तने की एक झुकी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबा देते हैं, लेकिन उस शाखा को जमीन के अंदर दबाते समय ये हमें ध्यान रखना है कि तने पर जो पर्व संधि वाला जो भाग है वो जमीन के अंदर रहे, और उस शाखा का शीर्ष जो भाग है जिस पर पत्तियां लगी हैं वो जमीन से ऊपर रहे, क्योंकि जो तने पर स्थित पर्व संधियां हैं उनसे अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है और अपस्थानिक जड़ों से
फिर नया पादप विकसित होता है, उसको फिर मात्र पादप से अलग कर लिया जाता है। जैसे हम आपको बता देते हैं टीलादाब विधि में, देखिए एक चित्र के माध्यम से। ये जो तना है इसका ये है अपना परुसंधि। इस परुसंधि से अपस्थानिक अपस्थानिक जड़, इन अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है और इन अपस्थानिक जड़ों से नया पादप विकसित हो जाता है और फिर इसे मात्र पादप से अलग कर दिया जाता है। तो ये विधि है अपनी टेलादाब विधि। अब दाब लगाने में हम दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे, वो अपनी एयर लेयरिंग, जिसका मतलब है वायु दाब विधि या गुटकी दाब विधि। देखिए दाब लगाने में जो पहली विधि है वो हमने अभी उसका अध्ययन किया। पहली विधि है वो है आपकी टीलादाब विधि, और नंबर 2 विधि है जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे वो है वायुदाब विधि। देखिए वायुदाब विधि का मेथड मैं अभी आपको बता देता हूं कि इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े वृक्षों के लिए किया जाता है। बड़े वृक्षों में हम एक मोटी शाखा को काम में लेते हैं और उस मोटी शाखा के जो स्वस्थ भाग होता है उस पर चारों ओर हम छाल को एक बले के रूप में हटा लेते हैं। जहां से आपने छाल को बले के रूप में हटाया है उस स्थान को हम गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक देते हैं ताकि वह उस भाग को नम बनाए रखे। उसके बाद में एक पात्र द्वारा उस छाल वाले भाग पर हम बूंद बूंद करके पानी गिराते हैं, तो उस भाग से या उस बले से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और अपस्थानिक जड़ें जब बनती है तो उसको मिट्टी सहित पादप से अलग करके लगा दिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से हम नया पादप विकसित कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि जिस शाखा के जिस भाग को आपने छाल के रूप में जो बलय बनाया उस बलय को हम गुट्टी कहते हैं। अतः इस विधि का दूसरा नाम है गुट्टी दाब विधि। तो ये हमारी दोनों विधियां दाब लगाने में अभी हमने इनका अध्ययन किया। तो पहला विधि था इसमें टीलादाब विधि और दूसरी थी अपनी वायुदाब विधि। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि का हम अध्ययन करते हैं। उस विधि का नाम है रोपण, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। देखिए ग्राफ्टिंग के प्रकारों का अभी हम बाद में अध्ययन करेंगे, थोड़ा हम पहले ग्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है या रोपण किसे कहते हैं? दो अलग अलग पादपों के भागों को आपस में जोड़कर एक नया पादप बनाने की जो विधि है वो रोपण विधि है। अब इसमें हम एक तो कलम और एक स्कंद कलम और स्कंद को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि कलम क्या है। तो देखिए अच्छे गुण वाले पौधे जिसके हिस्से का हमें रोपण करना होता है उसको हम कलम कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक निम्न गुण वाला पौधा जिस पर कलम लगाई जाती है उसे हम स्कंद कहते हैं। अब इस रोपण के मेथड में हम कलम और स्कंद को आपस में कसकर बांध देते हैं
इनको आपस में कसकर बांध देने से इनकी जो कैम्बियम होता है, इनका जो एदा होता है, वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। संपर्क में आने से, इनके एदा के संपर्क में आने से इनकी एदाएं आपस में जुड़ जाती हैं और फिर इनकी कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो ग्राफ्टिंग जो विधि है, इसका उपयोग ऐसे पौधों के संवर्धन में किया जाता है जो इकोनॉमिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। हमारा मतलब है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप होते हैं, उनके लिए रोपण विधि काम में ली जाती है। अब हम पढ़ते हैं रोपण के प्रकार। तो देखिए, रोपण में 4 प्रकार हैं, उनका हम यहाँ अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रकार है वो है जीवी रोपण या जिह्वा रोपण, जिसे हम टंग ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, जीवी रोपण में हम आपको बताते हैं कि इस विधि में कलम और स्कंद दोनों की जो मोटाई होती है वो बराबर होती है, और स्कंद जो होता है उसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं, लेकिन वो चीरा उस प्रकार का लगाते हैं ताकि उस स्कंद में कलम पूर्णतः फिट हो जाए। फिर हम इन दोनों को कसकर बांध देते हैं। ये मेथड अपना जीवी रोपण का। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं कि जीवी रोपण में कलम और स्कंद समान मोटाई का लेते हैं और स्कंद में वी आकार का चीरा लगा देते हैं, लेकिन वो चीरा उसी प्रकार का लगाते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से कलम में फिट हो जाए। फिर हम इन कलम और स्कंद को आपस में कसकर बांध देते हैं। अब दूसरी विधि आती है बेल ग्राफ्टिंग। हिंदी में हम उसको फच्चा रोपण बोलते हैं। देखिए, इसमें कलम और स्कंद समान व्यास का होता है और स्कंद में इसमें भी हम वी आकार का चीरा लगाते हैं और कलम में हम बेज के आकार का चीरा लगाते हैं। फिर हम इन दोनों को कसकर ठीक उसी प्रक्रम के अनुसार बांध देते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है वो क्राउन ग्राफ्टिंग आता है, जिसको मुकुट रोपण या किरीट रोपण के नाम से जानते हैं। इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई अधिक गुना लेते हैं। और नंबर चौथा जो है वो कलम रोपण है, जिसको बड ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, नंबर चौथा प्रक्रम कलम रोपण, इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें हम एक कलम का रोपण करते हैं और स्कंद में टी आकार का चीरा लगाने के बाद में कलम की कलिका को रोपित कर देते हैं और फिर इन्हें कसकर बांध दिया जाता है। तो ये है अपना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। तो सबसे पहले कर्तन विधि, उसके बाद में दाव लगाना, उसके बाद में रोपण। तो हमने कर्तन की 2 विधियों को आपको समझाया, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग। दाव लगाने की 2 विधियों को हमने आपको समझाया, एक तो टीलादार विधि, वायुदार विधि, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। इसके बाद में हमने रोपण की 4 विधियों को आपको बताया, इसमें टंग रोपण, बेल ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। अब हम पढ़ते हैं आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुष्पों के द्वारा। अब यहां हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पुष्प एक रूपांतरित भाग है
मॉडिफाइड सूट है। अब पुष्प की संरचना को हम यहाँ दो चक्रों में बांटते हैं। देखिए, एक तो सहायक चक्र और दूसरा अपना जनन चक्र। ये हमने आपको 11th क्लास में भी अच्छी तरह से समझाया है पुष्प के स्ट्रक्चर। तो देखिए, पुष्प के स्ट्रक्चर को हम दो चक्रों में बांटते हैं, एक तो एसेसरी वोरल और एक रिप्रोडक्टिव वोरल। एक तो होता है अपना सहायक चक्र और एक जनन चक्र। तो सहायक चक्र के अंदर दो भाग आते हैं, एक तो आता है अपना बाह्य दलपुंज और दूसरा आता है अपना दलपुंज। एक तो आता अपना कैलेक्स और एक आता अपना करोला। इसके बाद में जनन चक्र के अंदर दो भाग आते हैं, एक तो आता है उमंग और दूसरा आता है जायन। एक तो आता है एंड्रोसियम और एक आता है जाइनोसियम। तो देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प के चार भाग होते हैं। हम आपको बताते हैं कि वो चार भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग पुष्प का बाह्य दलपुंज जो कैलेक्स है, दूसरा भाग दलपुंज जो कोरोला है, और इसके बाद में तीसरा उमंग जिसे हम एंड्रोसियम कहेंगे, और नंबर 4 जायन जिसे हम जाइनोसियम कहेंगे। अब हमको पृथक पृथक से इन चारों भागों का अध्ययन करना है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिन पुष्पों में ये चारों भाग होते हैं वो पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण पुष्प क्या होते हैं, तो हम समझेंगे कि जिन पुष्पों में ये चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायन, वो हमारे पूर्ण पुष्प होते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम समझ सकते हैं सरसों या मटर, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जिन पुष्पों में इन चारों भागों में से किसी एक भाग का अभाव होता है या नहीं होता है, वो पुष्प अपूर्ण पुष्प होते हैं। अपूर्ण पुष्पों में एग्जांपल्स में हम लौकी ले सकते हैं और पपीता ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये है हमारे पूर्ण और अपूर्ण पुष्प। इसके बाद में हम सहायक चक्र के पहले भाग बाह्य दलपुंज पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रारूप पुष्प की संरचना का पहला भाग बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलेक्स कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। इनका रंग हरा होता है और ये पुष्प में कलिका अवस्था में पुष्पीय भागों की रक्षा का कार्य करते हैं। इतना सा हम बाह्य दलपुंज के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा भाग आता है हमारा दलपुंज। दलपुंज को हम कोरोला कहेंगे। याद रखिए, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। अब इनका जो रंग होता है ये रंगीन होते हैं, और रंगीन होने का कारण इनका, क्योंकि ये परागन के लिए अधिक से अधिक कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जो दल होते हैं ये रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, क्योंकि ये परागन के लिए अधिक से अधिक कीटों का आकर्षण करते हैं। इसके बाद में तीसरा भाग आता है अपना पुमंग, एंड्रोसियम। ये देखिए, ये पुष्प के अंदर एक नर जनन भाग है। ये पुष्प के अंदर एक नर जनन भाग है और इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है, जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। याद रखिए, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट फिलामेंट, जिसको हम पोतंतु कहेंगे। नंबर सेकेंड कनेक्टिव,
जिसको हम संयोजी कहेंगे या योजी कह सकते हैं, और तीसरा भाग एंथर, जिसको हम परागकोश कहेंगे। याद रखिए पुंकेसर कोशिका नरजनन भाग है और इसकी जो इकाई है वो पुंकेसर है, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट फिलामेंट, उसके बाद में कनेक्टिव और उसके बाद में एंथर। फिलामेंट जिसे हम कुतंतु कहते हैं, कनेक्टिव जिसे हम योजी कहते हैं, और एंथर जिसे हम परागकोश कहते हैं। इसके बाद में अप्रारूपिक कोश की संरचना का चौथा भाग जो हमें पढ़ना है वो अपना जायन। जिसे हम जाइलोसियम कहते हैं। तो देखिए अंडकों से मिलकर बना होता है, या अंडकों के चक्र को हम जायन कह सकते हैं, और ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। नंबर 2 स्टाइल, जिसे हम वर्तिका कहेंगे। और नंबर 3 ओवरी, जिसको हम अंडाशय कहेंगे। लेकिन जायन की जो यूनिट है, जो इकाई है, उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। पिस्टल कहते हैं। ये है एक प्रारूपिक कोश की संरचना के 4 भाग जो हमने आपको बताए। तो देखिए आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन हमने आपको बताया कोषों के द्वारा होते हैं, लेकिन कोश की जो प्रारूपिक संरचना होती है उसे हम 2 चक्रों में बांट सकते हैं। फर्स्ट में तो पहला चक्र है एसेसरी ओरल सहायक चक्र, दूसरा रिप्रोडक्टिव ओरल जनन चक्र। सहायक चक्र के अंदर 2 भाग आते हैं, पहला बाह्य पुंज और दूसरा दलपुंज। और जनन चक्र के अंदर 2 भाग आते हैं, एक पुंमंग और एक जायन। तो इन चारों भागों में एक तो पूर्ण पुष्प और एक अपूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प होते हैं जिनमें चारों भाग उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों मटर, और अपूर्ण पुष्प होते हैं जिनमें चारों भागों में से किसी एक भाग का अभाव होता है, जैसे लौकी या पपीता। इसके बाद में इसकी संरचना के हम चारों भागों को क्रम से पढ़ लेते हैं। बाह्य पुंज हमने आपको बताया कि पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है। ये सामान्य रूप से हरे रंग के होते हैं और पुष्पीय कलिका अवस्था में पुष्पीय भागों की रक्षा करते हैं। नंबर 2, लेकिन इनका जो इकाई होता है वो सीपल्स होता है, जिसे बाह्य दल कहते हैं, और बाह्य दलों के समूह को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ऐसे ही दलपुंज जो कोरोला ये रंगीन कलर के होते हैं, क्योंकि ये परागण के समय अत्यधिक कीटों का आकर्षण करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो एक दल होती है, जिसे हम पीटल्स कहते हैं। दलों के समूह को हम इस प्रकार दलपुंज कहेंगे। इसी प्रकार तीसरा जो भाग है वो पुंमंग है, जिसे हम एंड्रोसियम कहेंगे। ये पुष्प में नरजनन भाग है और इसकी जो इकाई है उसे हम पुंकेसर कहेंगे, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है, पहला फिलामेंट, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा एंथर। इसके बाद में नंबर 4 भाग जायंग है, जिसे हम जाइलोसियम कहेंगे। ये पुष्प में मादा जनन भाग है और ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग वर्तिकाग्र है, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय है। लेकिन इसकी जो इकाई है उसको हम स्त्री केसर या पिस्टल कहेंगे। तो ये दोस्तों हमने आपको आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताया और हमारा यहाँ पहला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है।